अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सिलेक्टर शाहिद अफरीदी ने अपना ओहदा छोड़ने के हवाले से और वर्ल्ड कप 2023 तक जिम्मेदारी ना संभालने के हवाले से नजम शेट्टी को बता दिया है कि टीम में क्या मसाइल थे। वो बातें जो कि कई सालों से हमने नहीं सुनी थी, अब वो एक बार फिर सामने आ रही हैं। इसका भी हम जायज़ा लेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के हवाले से सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद 50% जो लोग हैं इस बात से कायल हो चुके हैं कि बाबर आजम ही दर हकीकत जो उनकी कप्तानी है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मसले खड़े कर रही है। इसका हम जायज़ा लेंगे। और इसके अलावा उससे पहले हम शाहिद अफरीदी की बात करते हैं। और बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से गो कि मैंने बहुत ज़्यादा मवाद आपके सामने रखा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स अदाद शुमार आपके सामने रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग इस बात से मुतफिक नहीं हैं कि दर हकीकत बाबर आजम की कप्तानी से कहीं ज़्यादा जो वामिल हैं वो पाकिस्तान के शिकस्तों के वो और भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इनको कायल करना बाकी है। तो इसलिए एक हम स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। इसके लिए आपके जहन में जो बात भी आ रही है आप वो हमें इस वीडियो में, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो इसके नीचे आप कमेंट करें। हम इन तमाम को यकजा करके आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं कि आप क्यों चाहते हैं या आपको क्यों लगता है कि बाबर आजम की कप्तानी की वजह से पाकिस्तान टीम हार रही है, इसका हम जायज़ा लेंगे। और वैसे ये इसको सवाल करने से पहले कुछ स्टेट्स आपको बता दूं कि बाबर आजम पाकिस्तान की तारीख़ के दूसरे कामयाब तरीन कप्तान हैं। अब तक उनकी जो कप्तानी का रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार रहा है। मैं सिर्फ वनडे फार्मेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल तो वनडे फार्मेट की बात हो रही है, टेस्ट या T20 की नहीं हो रही है। तो 21 में से 13 मैचेस जीते हैं, 7 में नाकामी का सामना किया, 1 टाई किया, 1.85 का फतह और शिकस्त का तनासुब है, जो कि पाकिस्तान के लिए 3 से ज़्यादा वनडे मैचों में कप्तानी करने वाले कप्तानों में महज सलीम मलिक के बाद किसी भी कप्तान का दूसरा बेहतरीन तनासुब है। और उसके अलावा 2020 से जब से बाबर आजम कप्तान बने हैं तो पूरी दुनिया में जिन कप्तानों ने कम अज़ कम 15 वनडे मैचों में कप्तानी की है उनमें भी बाबर आजम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। ये अदाद शुमार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो इसके हवाले से, कोई क्वेश्चन करने के हवाले से, कि आपको जैसा भी लगता है हम कोशिश करेंगे, यकजा करेंगे, तमाम सवालों के आपको जवाब दूंगा। इसके लिए अलावा जो बहुत सारे और स्टेट्स भी हैं वो भी शामिल करूँगा। और दूसरी अहम बात यह है कि किसी कप्तान को जाँचने के लिए हम किसी प्लेयर की कारकर्दगी को नहीं काउंट कर सकते। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हारिस रऊफ़ 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाला पाकिस्तान का बॉलर था तो उसमें बाबर आजम की कप्तानी का बड़ा किरदार नहीं है। हो सकता है कि 10-20% इसलिए हो कि सही मौके पर बॉलिंग दी हो, लेकिन अगर जो रवां साल पाकिस्तान का आगाज़ हुआ 2023 में, अगर इस सीरीज़ में हारिस रऊफ़ 1 विकेट हासिल करता है, 3 मैचों में ज़्यादा विकेट हासिल नहीं कर पाता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाबर आजम की कप्तानी अब ख़राब हो गई है। इसका मतलब ये है कि हारिस रऊफ़ की जो फॉर्म है वो ख़राब हो गई है। ऐसा नहीं है कि फ़खर जमान सेंचुरी मारे तो बाबर आजम कप्तान अच्छा है, फ़खर जमान जल्दी आउट हो जाए तो बाबर आजम नाकाम है। तो ये चीज़ें ज़रा जहन में रखिएगा। उसके बाद आप सवालात करेंगे, उन तमाम के जवाब दूंगा। तो ये इसका इंतज़ार रहेगा कि आपके क्वेश्चन आते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर हम इनको कंपाइल करके फिर एक सवाल का प्रोग्राम बनाएंगे। जितने आपके सवालात होंगे उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके हवाले से जो दीगर चीज़ें हैं, साइड स्टोरीज़ हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर शाहिद अफरीदी ने, जो लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक सीरीज़ के लिए अबूरी कोच थे, अबूरी सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर थे, दर हकीकत ऐसा नहीं था। उन्हें कहा गया था कम अज़ कम 1 से 2 सीरीज़ तक वो ये काम सर अंजाम देंगे। लेकिन इसके हवाले से अब जो ज़राए बता रहे हैं या फिर नजम शेट्टी ने जो अपने ज़राए को बताया है वो यही बताया है कि शाहिद अफरीदी ने उन्हें कॉल करके कहा है कि पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से वो ये काम मज़ीद नहीं करना चाह रहे, वो टीम के साथ नहीं चल सकते। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसी चीज़ है तो शायद अफरीदी को खुल कर बात करनी चाहिए। जब शर्जील खान की सिलेक्शन में नजम शेट्टी के आड़े आने की वजह सबके सामने बता सकते हैं तो ये चीज़ भी सामने बतानी चाहिए। अगर ऐसे मसाइल हैं तो उनका इदराक करना ज़रूरी है। और ये बदकिस्मती की बात है कि पिछले जब से ये स्पॉट फिक्सिंग का मामला आया था, उसके बाद मिसबाह उल हक ने टीम को संभाला था, उसके बाद ग्रुपिंग, टीम में मसाइल ये सारे ख़त्म हो गए थे। ये हम इंतज़ाम उल हक, शोएब मलिक की या मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी के दौर में सुनते थे।
उसके बाद ये मामला यकजा तौर पर ख़त्म हो चुके थे। सब मसाले दिया करते थे, मैथ्यू हेडन मसाल दिया करते थे कि पाकिस्तान टीम का जो माहौल है वो उन्होंने, जब वो ऑस्ट्रेलवी टीम जो कि 90s के एंड में और 2000 के शुरू में जो टीम थी, जो नाकाबिल शिकस्त टीम थी, उसका भी माहौल इतना अच्छा नहीं था। ये मैथ्यू हेडन का जो इंटरव्यू है रिकॉर्ड पर है, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें होती थी, बाहर के लोग आकर ये तारीफ़ें करते रहे। तो अब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इस तरह के शायद अफरीदी को भी खुद अब सामने आना होगा, इस हवाले से बात करना होगी, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं कहा तो ये फिर अगर सिर्फ महज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कुछ सहाफ़ियों की जानिब से, तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये इस तरह ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा। हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं, हमारी टीम का जो माहौल है वो सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। और ये चीज़ें करने के लिए कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। एक तो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से और बहुत सारे और दीगर मसाइल हैं। कोई अपने हर यहाँ समझो लूट लग गई है, जैसे ही क्रिकेट बोर्ड का सेटअप चेंज हुआ है, हर कोई चाहता है कि उसकी पसंद का खिलाड़ी आ जाए। अब हारिस सोहेल की मिसाल देख लें कि वो हारिस सोहेल ने उसको कमबैक हुआ कितने 2020 के बाद, 2020 में बल्कि सिर्फ एक मैच खेला था। असल जो कमबैक था इनका समझें कि वर्ल्ड कप 2019 के बाद हुआ, तो उनकी जो कारकर्दगी रही थी पाकिस्तान वनडे कप में वो कोई ख़ास नहीं रही थी, सिर्फ 150 थी। तो उसके अलावा ओवरऑल उनकी जो कारकर्दगी हालिया बरसों में रही है, पाकिस्तान के वनडे कप हो गए या पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन हो गए, उसमें उनकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा आउट क्लास नहीं थी। तो उनको चाहिए था शायद अफरीदी को, अगर हारिस सोहेल को खिलाना चाह रहे थे तो उन्हें कह दिया जाता कि भाई आप हमारी नज़रों में आ चुके हो, अब हम आपको सिलेक्ट करने वाले हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ परफॉर्म करो, ताकि आपको पता चल जाता कि खिलाड़ी की जो विलिंग है कितनी है, कितना उसके अंदर अभी चार्ज है, कितना वो परफॉर्म कर सकता है, ताकि उसके अंदर भी जज्बा होता, उसको भी यकीन होता कि अगर मैं पाकिस्तान वनडे कप में इतनी कारकर्दगी दिखा लूँगा तो सेलेक्टर्स क्योंकि मुझे कह चुके हैं, मुझे ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, तो मैं परफॉर्म करूँ। तो इस तरह की कोई सीन नहीं हुआ। इस तरह उमर अकमल की बात कर लें, उमर अकमल ने शानदार परफॉर्म किया पाकिस्तान वनडे कप में, गो कि इससे पहले वो लगातार कई साल तक नाकाम है, लेकिन इसके बावजूद उसे मौका दे सकते थे। तो ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी हुई हैं। फिर तो हम यहाँ ये भी सवाल उठता है कि क्या चीफ सेलेक्टर भी ग्रुपिंग कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी के बंदे ला रहे थे? तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, इस तरह सरेआम नहीं होनी चाहिए। इनका हल करने के लिए अगर हम पाकिस्तान टीम से मुखलिस हैं तो इस तरह की बातों को बाहर लाने के बजाय इसका हल निकालना चाहिए। अगर वाकई पाकिस्तान टीम में मसले हैं, अगर ग्रुपिंग हो रही है, तो फिर उसका जो तदरा किसने करना है, उसका हल किसने निकालना है, ये ग्रुपिंग ख़त्म किसने करनी है। तो ये भी हमारे शायद अफरीदी को भी इस हवाले से चाहिए था कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इसको हम आसान नहीं लेते, इसमें अपना किरदार अदा करते। और दूसरी अहम बात ये है कि ग्रुपिंग कहाँ हो रही है। ग्रुपिंग अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें खुशदिल शाह की मिसाल ले लें या इफ्तिखार अहमद की, आसिफ अली की ले लें, ये तीन ऐसे खिलाड़ी थे जिनके बारे में मैंने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में उन्हें नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये ले गए। तो यहाँ पर तो चले कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बाबर आजम का और चीफ सेलेक्टर जो उस वक्त के थे मोहम्मद वसीम, उनका मौक़िफ़ ये था कि हम इन खिलाड़ियों को 1-1.5 साल से लेकर चल रहे हैं, अभी इस मौके पर इनको अचानक ड्रॉप नहीं कर सकते, हम अचानक वो लड़के नहीं ला सकते, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लड़के ट्राई कर लिए हैं। और ये मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सवाल ही मैंने किया था चीफ सेलेक्टर से, तो उनका जवाब भी यही था। तो मेरा मतलब ये है कि हम भी गलत हो सकते हैं, हो सकता है कि उनका मौक़िफ़ अपनी जगह सही हो। देखिए शोएब मकसूद को मौका दिया, पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न में शानदार परफॉर्म करके आए थे, PSL में परफॉर्म करके आए थे, पाकिस्तान टीम में आकर नाकाम हो गए, 20 रन तक की एक इनिंग्स नहीं खेल सके। इस तरह और जो खिलाड़ी हैं, दानिश अजीज़ हैं, उनको मौका दिया गया, वो नाकाम हो गए। हुसैन तलत को मौका दिया गया, वो पाकिस्तान टीम में आकर नाकाम हो गए। उमर अकमल को कम बैक कराया गया 2019 में, वो भी नाकाम हो गए। अहमद शहजाद को कम बैक कराया गया, वो भी नाकाम हो गए। सऊद शकील को मौका दिया गया। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें मौका दिया गया था, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से शायद सिलेक्शन कमेटी ने यही चाहा होगा, या जो टीम की जो मैनेजमेंट है उन्होंने यही कहा होगा कि अब ये खिलाड़ी जो कि हमारे साथ साल से खेल रहे हैं, 1-1.5 साल से हमारी टीम के साथ हैं, चलें एक इवेंट आ गया है, इसमें हम चेंजिंग नहीं करते, तो इसलिए लेकर गए। और अगर इनको खिलाए कितने मैचेस, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको तो मैचेस भी तो नहीं खिलाए इतने ज़्यादा। तो असल चीज़ ये कि फिर ग्रुपिंग कहाँ हो रही है? क्या फ़खर जमान को खिलाना ग्रुपिंग हो रही है, हारिस रऊफ़ को, शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह को? बहुत सारे खिलाड़ी तो हर सीरीज़ में 2 से 3 नए लड़के आ रहे हैं। जब नए लड़के आ रहे हैं तो फिर ग्रुपिंग कहाँ से हो रही थी? तो और इसके हवाले से हम तनकीद भी करते हैं कि पाकिस्तान ने अपने बहुत ज़्यादा जो चेंजिंग्स किए हैं अपने स्क्वाड के हवाले से, अपने प्लेइंग 11 के हवाले से, इतनी ज़्यादा चेंज नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि चेंजिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि टीम में ग्रुपिंग हो रही है।
तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में सही नहीं है। और जिस तरह हमारे खिलाड़ी शाहीन अफरीदी, आर.एस. रऊफ़ ने जिस तरह कप्तान को सपोर्ट किया था, तो इस तरह बाकी चीज़ें, ये वो लोग हैं जो क्रिकेट बोर्ड में आए हैं अपने मकसद के लिए। उनका मकसद यही है कि टीम के हवाले से इस तरह की बातें फैलाई जाएँ ताकि शायकीन क्रिकेट भी ये समझने लगें कि टीम में ग्रुपिंग हो रही है, फ़लाँ हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है। आप बताएं कि 2010 के स्पॉट फिक्सिंग के बाद से अब तक इस तरह की बातें कभी सामने आई थी? ये वो लोग, ये वो गंदे अंडे दोबारा बोर्ड में आकर बैठ गए हैं, तो वहाँ से दोबारा अब ये मसले शुरू हो गए हैं और ये बातें अब बढ़ती जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये बात बहुत आगे चली जाएगी। हम यहीं पर बात ख़त्म करते हैं और आने वाली वीडियो में आपके लिए हम इंतज़ार करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं बाबर आजम के हवाले से, उनको हम जल्दी शामिल करेंगे।